हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम जोन यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की जो हमारी विषय वस्तु है वो है मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन कैसे किया जाए। देखिए, उत्तर लेखन या आंसर राइटिंग पे लगभग काफ़ी ज़्यादा लोगों ने वीडियो बना रखा है और बता रखा है कि उत्तर लेखन कैसे किया जाए, समय सीमा का कैसे ध्यान रखा जाए उत्तर लेखन में, और शब्द सीमा का कैसे ध्यान रखा जाए। सभी लगभग सभी लोगों ने बता रखा है। प्रॉब्लम क्या है, किसी ने करके नहीं दिखाई आंसर राइटिंग, किसी ने लिखा नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआती अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब वो आंसर राइटिंग करने बैठते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। जब स्टार्टिंग में जब हम लोग भी आंसर राइटिंग किया करते थे तो हम लोगों भी बहुत सारी समस्याएं आती थी। जो समस्या हम लोगों को आती थी, उन्हीं समस्याओं को मैंने एक तरफ से लिखा है और उन्हीं को दूर करने की कोशिश की है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप कोशिश ये ज़रूर करिएगा कि आप पूरा देखिएगा ये वीडियो। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मुझे लगता है कि जो आप पहले उत्तर लिखते थे, आपके उत्तर में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। इस बात का तो मैं दावा कर सकता हूँ। तो एक अभ्यास है, एक सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की है, जिसमें मैं तकरीबन कह सकते हैं कि एक हफ़्ते में 6 से 7 आंसर अपलोड किया ही करूँगा। ठीक है, चलो। तो मैंने उत्तर लेखन में तकरीबन 3 भाग में बांटा हुआ है: शुरुआती अभ्यर्थी, मध्यम अभ्यर्थी, अंतिम दौर के अभ्यर्थी। शुरुआती अभ्यर्थी कौन है? जिनको तैयारी शुरू किए हुए 1 से 2 महीने का समय हुआ है, समय मान के चल रहा हूँ। मध्यम अभ्यर्थी, पाठ्यक्रम लगभग जीएस इसमें मेन रहेगा, जीएस का लगभग 60 से 70% उन्होंने पढ़ लिया है। अंतिम दौर के अभ्यर्थी, पाठ्यक्रम पूरा भी हो गया है, पुनरावृत्ति बाकी है, रिवीजन बाकी है, बाकी सिलेबस सब पूरा कंप्लीट सही से हो चुका है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स हैं कि अभी उत्तर लिखना प्रारंभ नहीं किया, वो लिखा भी है तो तकरीबन वही 5 से 10 समथिंग आंसर लिखे हैं, इससे ज़्यादा आंसर नहीं लिखे हैं। जो मध्यम वाले हैं उनके क्या है कि उत्तर लिखते हैं किंतु लिखने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। अंतिम दौर के अभ्यर्थी क्या, उत्तर भी लिख ले रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, बस इनकी डिमांड ये है कि कैसा उत्तर लिखा जाए जो यूपीएससी या पीसीएस की मांग है। ठीक है, तो देखिए, इनका तो ये जो है, इनके लिए मैं एक स्पेशली और अलग से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, मैं तीनों क्राइटेरिया को, ये तीनों जो मैंने भाग बांटे हुए हैं, हर भाग पे मैं एक अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। जो आज का वीडियो है वो कह सकते हो कि शुरुआती अभ्यर्थी, मध्यम अभ्यर्थी, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके लिए, खासकर शुरुआती अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ सामान्य प्रश्न जो अभ्यर्थियों के मन में कौंधते हैं या हमेशा उपजा करते हैं जब आप शुरुआती उत्तर लेखन के दौर में हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला प्रश्न क्या है कि एक अच्छा उत्तर लिखा कैसे जाए, कैसे शुरुआत की जाए। दूसरा क्या है कि उत्तर की भूमिका, रूपरेखा, या शुरुआत कहाँ से की जाए, या भूमिका कैसे बनाई जाए। निष्कर्ष कैसे होना चाहिए, निष्कर्ष कैसा लिखा होना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। चौथा क्या है, सभी टॉपर्स कहते हैं कि डायग्राम होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, मैप्स होना चाहिए, ट्री डायग्राम होना चाहिए, पाई चार्ट, ग्राफ, ये सारी चीज़ें हमारे उत्तर के बॉडी पार्ट में होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है कि इनको उत्तर में लाए कैसे, हम अपने उत्तर में कैसे लाएं इनको, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पांचवा जो प्रश्न है, प्रश्न पढ़कर समझ ही नहीं पाते हैं कि क्या लिखा जाए इस उत्तर में। प्रश्न लिखने बैठो तो 2 लाइनों के बाद कुछ याद ही नहीं आता है कि क्या लिखें या कैसे लिखें। क्या वैसा ही उत्तर लिखा जाना चाहिए जैसा विश्वविद्यालय में लिखते थे, तो ये भी एक प्रश्न मन में आता है काफ़ी विद्यार्थियों को। और भी कुछ प्रश्न हैं, क्या उत्तर उसी प्रकार की कॉपी में लिखा जाना चाहिए जैसा कि मुख्य परीक्षा में मिलती है। तो इसका तो उत्तर है भाई, बिल्कुल कोशिश तो करो कि वैसी कॉपी में लिखो। ठीक है, वैसी कॉपी कैसे बनाई जाए, उसका एक मार्जिन होता है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। अगर उत्तर लिखा भी तो वहीं छाप दिया जो सर ने या टीचर ने या नोट्स से या बुक से पढ़े थे, यानी कि रटा और छाप दिया, रटा हुआ छाप डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तय शब्द सीमा से बढ़ा या घटाकर उत्तर नहीं लिखा जा सकता है। मतलब यदि शब्द सीमा 150 वर्ड या 250 वर्ड की है तो इससे हम ज़्यादा या कम करके लिख सकते हैं। तो ये भी एक मन में प्रश्न आता है। उत्तर में ऐसा क्या लिख दें कि परीक्षक उछल पड़े, मतलब परीक्षक खुश हो जाए कि भाई ये तो उत्तर बहुत बढ़िया है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीएससी में हिंदी माध्यम की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ भेदभाव होता है।
देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि देखिए सबसे बड़ा जो हर्डल है वो हमारा प्रीलिम्स है। ठीक है, जैसा कि जो अभी आयोग की तरफ से जो पूरी लिस्ट वो कह सकते हो कि रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट में आप जाकर के देखिए कि हिंदी माध्यम के प्रीलिम्स के ही कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब जब प्रीलिम्स के कैंडिडेट ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस में लिखने वालों की संख्या कम रहेगी। जब मेंस में लिखने वालों की कम संख्या रहेगी तो फिर उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फाइनल रिजल्ट पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ भेदभाव करते भी हैं तो क्या आप हिंदी माध्यम से तैयारी नहीं करेंगे क्या? देखिए मेरा तो कहना है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर सकते हैं, अगर इंग्लिश में उत्तर आप लिख सकते हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें नंबर मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि हिंदी में ही आता है, हिंदी में ही पढ़ाई की, हिंदी में ही लिखना है। तो जब लिखना है तो अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे किया जाए मैं बताता हूँ। नेक्स्ट है स्पष्ट व सुंदर लेखन का कितना प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं, लेकिन हाँ अगर हिंदी के उत्तर लिख रहे हैं तो आप लेखनी पे तो ध्यान देना ही होगा। थोड़ा साफ दिखे, अच्छा है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि नंबर बढ़ता है, बिल्कुल नंबर बढ़ता है। कह सकते हैं कि अन्य की तुलना में आपका 5-10 नंबर तो बढ़ ही जाता है। 5-10 नंबर बढ़ गया, एक नंबर पे कह सकते हैं 10 रैंक नीचे आ जाते हैं, तो 5-10 में तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। तो ये सारे प्रश्न हैं। अब इन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन क्या है, तो वो मैं सॉल्यूशन आपको कह सकते हो कि उत्तर लिखते वक्त ही समझाता हुआ चलूँगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं कि एक उत्तर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि ये जो प्रश्न लिखे हमारा यहाँ पर कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाए, उत्तर की शुरुआत कैसे की जाए। तो सबसे पहले एक प्रश्न की शुरुआत करते हैं। ठीक है, उस प्रश्न के लिए कुछ मानक हैं, मतलब जब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर में किन किन बातों का ध्यान देना है। पहले मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को समझाने से पहले कि उत्तर में किन चीज़ों का ध्यान देना है, आप एक काम करिए, एक अपन टॉपिक लेते हैं। ठीक है, कोई एक टॉपिक चूज करते हैं जिस पे उत्तर आरंभ किया जाए या शुरुआत की जाए उस उत्तर की। देखिए मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आप स्टार्टिंग के कैंडिडेट हैं और 1 से 2 महीना पढ़े भी हैं तो MIH से देखते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसका एक स्टार्टिंग का टॉपिक है जहाँ से MIH शुरू होता है, कह सकते हो कि 1757 का प्लासी का युद्ध। ठीक है, 1757 प्लासी का युद्ध, यहाँ से शुरू करते हैं बात को। प्लासी का युद्ध लगभग पढ़ा ही होगा आपने, प्लासी का बक्सर का, तो इसी पर ही एक प्रश्न बनाते हैं और उसी प्रश्न को लिखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि इतना टॉपिक आपने पढ़ा होगा। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो एक काम करते हैं, 1 मिनट के अंदर अंदर 1 से 2 मिनट में इस टॉपिक को जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को जल्दी से पढ़ लेते हैं। अगर प्लासी की लड़ाई की घटनाक्रम पर बात की जाए तो इसका घटनाक्रम बेसिकली शुरुआत होता है कर्नाटक के युद्धों से। ठीक है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में तो अंग्रेज़ नहीं जीत पाए थे, लेकिन सेकंड जो कर्नाटक वॉर था तो उसमें क्या हुआ था, डुप्ले को बुला लिया गया था फ्रांस में। डुप्ले कह सकते हो कि डुप्ले अगर रहता तो हो सकता है सेकंड जो कर्नाटक युद्ध था वो ना जीत पाते अंग्रेज़। तो चूँकि डुप्ले वापस फ्रांस चला जाता है तो क्लाइव को मदद मिल जाती है द्वितीय कर्नाटक युद्ध को जीतने में। अब डुप्ले से बहुत सी चीज़ें क्लाइव ने समझी भी कि कैसे शासन या शासक बन के रहना है, कहाँ पे, भारत में। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जीत चुके थे, उत्साह काफ़ी ज़्यादा था इन लोगों में। ठीक है, वहीं पर क्या होता है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और उनके सहयोगियों एवं उनके सेनापति मीर जाफ़र, यहाँ पे क्या थी, राजनीतिक अस्थिरता थी, आपस में मतभेद था। एक तो ये पॉइंट बनता है जा कर के कि आपस में क्या था, मतभेद था। उसी टाइम पर दूसरी जगह पर क्या हो रहा था कि जो अंग्रेज़ी सैनिक थे, जो फ़र्रुखसियर के द्वारा इन लोगों को 1717 में एक कह सकते हो कि मुक्त व्यापार, कर मुक्त व्यापार का एक वो प्राप्त किया गया, ड्राफ्ट कह सकते हो उसको, दस्तक बोला गया है बेसिकली। तो उस दस्तक का भी दुरुपयोग कर रहे थे। अब चूँकि सिराजुद्दौला चाहता था कि जो शासन काल है वो उनके पूर्वजों की तरह बढ़िया तरीके से चले, जैसे अलीवर्दी खां हो गए, मुर्शीद कुली खां हो गए, इनके जो शासनकाल था वो बढ़िया था। तो सिराजुद्दौला भी वही चाहता था। फिर क्या होता है कि उसी टाइम में जो क्लाइव है वो जा कर के कलकत्ता में किलेबंदी कर लेता है। अब जब कलकत्ता में किलेबंदी कर लेता है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। तो फिर सिराजुद्दौला क्या करता है कि कलकत्ता में आ कर के
बेसिकली आक्रमण कर देता है। और आक्रमण करने के बाद में क्या होता है कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी, या फिर हॉलवेल ने ये बताया है, इतिहासकार हॉलवेल हैं, उन्होंने बताया है कि काल कोठरी की घटना होती है। जैसा कि आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे कि जो जितने भी अंग्रेजी सैनिक थे इन सभी को फुल्टा द्वीप पर भेज दिया जाता है और बहुत से अंग्रेजी सैनिकों को मार भी दिया जाता है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर क्लाइव क्या करता है, अब सिराजुद्दौला यहाँ पे मानिक चंद को बैठा देते हैं कि भाई तुम कर्नाटक का सॉरी कोलकाता का हिसाब किताब देखो, और फिर बंगाल वापस जाते हैं। और यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है ये क्या करता है, जो मीर जाफ़िर है, मीर कासिम है, खादिम खां है, मानिक चंद है, इन सभी से ट्रीटी कर लेता है। एक कह सकते हो कि समझौता कर लेता है कि भाई आपने नवाब सिराजुद्दौला को हराओ और हम आपको नवाब बनाएंगे, यानी कि मीर जाफ़र को। तो भाई लोगों का कह सकते हो कि एक सिग्नेचर हो जाता है कि हाँ चलो ठीक है। तो यही सारे पॉइंट हैं एक प्लासी के युद्ध के घटनाक्रम के लिए। समझ रहे बात आपको? चलिए, फिर क्या होता है कि भाई जब लड़ाई हो चुकी है, फिर मीर जाफ़र रॉबर्ट क्लाइव को 24 परगने की ज़मीन देता है, बहुत सारी राशि देता है, मुक्त व्यापार की नीति दे देता है कि भाई कर मुक्त व्यापार आप कर सकते हैं। और फिर मीर जाफ़र से मनचाहा तरीके से रॉबर्ट क्लाइव ठीक तरीके से खूब सारा पैसा निकालता रहता है। तो ये चीज़ हो गई। और प्रशासनिक अधिकार चूँकि मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, और दीवानी अधिकार हमारे क्लाइव के पास आ जाता है। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि एक आधिपत्य स्थापित हो जाता है बंगाल में। फिर यहीं से इसी के राजस्व से सेना इकट्ठी होगी जो कि भारत के दक्षिण क्षेत्र में भी आक्रमण करेगी। वहाँ का तृतीय युद्ध कर्नाटक भी जीता जाएगा आगे चल करके, फिर मद्रास की भी लड़ाई जीती जाएगी। तो यही सारे प्लासी के कारण हैं। अगर प्लासी के परिणाम की बात की जाए तो बहुत सिंपल से परिणाम दिखते हैं कि भाई देखिए, सैनिक युद्ध बेसिकली प्लासी नहीं है, क्योंकि चूँकि क्या था कि जालसाजी से जो युद्ध जीता गया है अंग्रेज़ों के द्वारा। समझ रहे बात को? क्योंकि अधिकतर सेना इनकी आई नहीं थी लड़ाई में, तो वही बात हो गई। तो हुआ क्या कि अगर परिणाम की बात की जाए तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखे जा सकते हैं कि बढ़िया सैनिक व्यवस्था थी अंग्रेज़ों के पास में, प्रशिक्षित सैनिक थे, नवाब की योग्यता भी कही जा सकती है, राजनीतिक अस्थिरता थी। तो यही सारे पॉइंट, और यही एक प्रकार से समअप है प्लासी का। ठीक है, फिर चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। अब हम लोगों ने इतनी समझ बना ली है कि एक उत्तर लिखा जा सके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक उत्तर को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रश्न देखते हैं। ठीक है, आप एक कॉपी रखिए, उस कॉपी में इतना मार्जिन दे दीजिए और एक ऊपर मार्जिन, कॉपी के नीचे कोई भी मार्जिन नहीं रहेगा। ठीक है, अब हमारा ये प्रश्न है कि 1757 में प्लासी के युद्ध के लिए उत्तरदायी घटनाक्रमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए, साथ ही इसके ऐतिहासिक महत्व की भी विवेचना कीजिए। देखिए, एक आप काम करिए कि अभी हम लोग एक उत्तर लिखते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ों को समझेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो शुरुआती लेखन है उसमें समस्याएं आती हैं, उसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से। तो सबसे पहले हम एक उत्तर को लिखते हैं, आप भी इस उत्तर को मेरे साथ ही लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस जो मन में आता जा रहा है लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। आप पैराग्राफ शैली में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला उत्तर आपको लिखना है, बस लिख डालिए। ठीक है, तो चलिए मैं लिखना आरंभ करता हूँ। कोशिश करिए आप भी मेरे साथ में ही लिखें, या आप अपना उत्तर लिख लें, ठीक है, जैसे भी आप चाहें। तो मैं इस प्रश्न की शुरुआत करता हूँ। पहले पैराग्राफ शैली में ही पूरा प्रश्न लिखते हैं।
ब- चलिए ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग इशू है, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम हैं लिखने में, टेबल पर रिकॉर्ड करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फ़िलहाल अब हमें देखिए समझना क्या क्या है, इससे बहुत कुछ समझना है। स्टार्टिंग में हम देखिए एक ऐसा ही आंसर लिखते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल 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 नए अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो आप एक प्रश्न लीजिए, उसको मत पढ़िए, बस 2-3 बातें पढ़िए। अच्छा, प्लासी का युद्ध, ठीक है, बस प्लासी का युद्ध, उसका ऐतिहासिक महत्व, बस लिखना शुरू कर दीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको लिख डालिए। अगर आप शुरुआती अभ्यर्थी हैं तो, ठीक है, मैं बिल्कुल गौर से सुनिएगा। अगर आप शुरुआती अभ्यर्थी तो बिल्कुल एकदम लिखते चले जाइए, जैसे मैंने लिखते चले गया। ये देखिए पूरा पूरा पैराग्राफ शैली में मैंने लिखा है, ठीक है। इस प्रकार से कह सकते हैं, ये जो पूरा आंसर है, इस आंसर का कोई महत्व तो है नहीं विशेष रूप से, क्योंकि मैंने इसमें क्या किया, इसकी स्टोरी लिख दी है। लेकिन इसी स्टोरी से ही हम लोगों को काफ़ी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। अब हम लोगों को कुछ बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले अपने ही क्वेश्चन को चेक करना है कि इसमें हम क्या कुछ कुछ छूट गया है या क्या सही कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या। पहली बात तो अंग्रेज़ों में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद काफ़ी उत्साह था। बंगाल के नवाब तथा उनके रिश्तेदारों के संबंध ठीक नहीं थे। नवाब, कौन नवाब? पहली बात, मतलब कि नवाब का नाम आना चाहिए, जो सिराजुद्दौला है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। संबंध शब्द कुछ सही समझ में नहीं आ रहा है, ठीक नहीं थे, इसकी जगह पे अच्छा शब्द यूज हो सकता है कि मतभेद था। बस देखिए, मैं खुद करेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे इतने दिनों बाद मैंने पैराग्राफ शैली में लिखा है, तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में, ठीक है। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा और समझाऊंगा, बस आप सही से एक एक बात को मेरी ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। अवसर के रूप में देखा, ठीक है, बाकी चीज़ें सही, जिसे इस चीज़ को करेक्ट कर सकते थे, ठीक। फिर देखिए, अंग्रेज़ों ने मुगल बादशाह फ़र्रुखसियर, हम लोगों ने अभी बात की थी कि कब टाइमिंग है, 1717। तो हो सके तो वर्ष बता दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 10 तक इसका यूज बता दीजिए, बहुत अच्छी बात है। ये क्या था, ये मुफ्त व्यापार, कर मुफ्त व्यापार है बेसिकली, ठीक है। तो कर मुफ्त व्यापार है 10 तक जो है। फिर क्या, कलकत्ते में किलेबंदी की, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग देखिए ये लिख सकते हैं, चंद्रनगर में फ्रांसीसियों के कारण, चंद्रनगर में फ्रांसीसियों के कारण, बस, ठीक है। ये पॉइंट हो सकता है। इन पॉइंटों का क्या महत्व है अभी मैं बताऊंगा, प्रीलिम्स में है, अभी मैं समझाऊंगा। उनके पूर्वजों, अभी हम लोगों ने पूर्वजों कौन, जैसे मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां, अगर इन लोगों का नाम आ जाए तो ज़्यादा उचित है, ठीक है। नवाब, अब बाद में नवाब आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फुल्टा द्वीप, ठीक है, ये हॉलवेल की घटना है, भी हम लोगों ने चर्चा कर ली जल्दी से, ठीक है। बाकी चीज़ें ठीक है। फिर क्या है, क्लाइव ने नवाब के संबंधियों, क्लाइव ने नाबंद के संबंधियों, जैसे यहाँ पर ये चीज़ देखिए, मीर जाफ़र, मीर कासिम, खादिम खां, ठीक है, ये लोग थे, इनको मिलाया, षड्यंत्र रचा। इस पृष्ठभूमि में प्लासी कब हुई, हम लोगों को ध्यान ही है, 23 जून 1757। बस इन चीज़ों को भी करेक्ट करना है इन्हीं में। फिर ठीक है, बाकी चीज़ें सही हो, कुछ चीज़ें जोड़नी है, हम लोग जोड़ेंगे भी। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आंसर लिख लिया, अब करना क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, जैसे पहली किस बात पर ध्यान रखना है, फर्स्ट, इसी प्रश्न से हम लोगों को कुछ हेडिंग्स बनानी है। पहली चीज़ क्या करना है, कुछ हेडिंग्स बनानी है। चलो बनाते हैं। जैसे सबसे पहली हेडिंग क्या बनेगी इसी प्रश्न में, कारण बन सकती है, कारण या पृष्ठभूमि, ठीक है, कारण, ठीक है। तो कारण क्या है कि भाई जो सेकेंड कॉर्नेटिक वार था वो जीत चुके थे, काफ़ी खुश थे, तो अब उनमें कह सकते हो कि
मनोबल था कहीं भी या किसी भी प्रांत को जीतने के लिए, है कि नहीं। तो वो चीज़ कारण में हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, कारण के बाद नेक्स्ट हेडिंग कह सकते हो घटनाक्रम। घटनाक्रम, ठीक है, घटनाक्रम में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हम लोगों ने अभी देखा है कि भाई जो नवाब थे वो उस चीज़ से खफा थे कि भाई ये जो लोग दस्तक का है उसका गलत प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो जो सिराजुद्दौला है उनसे पहले जो मुर्शीद कुली खां ओलीवर्दी खां थे, इन्होंने बहुत सही तरीके से शासनकाल चलाया था। इनके शासनकाल में मुफ्त व्यापार की मनाही थी, समझ रहे हैं आप बात को। फिर कलकत्ता की किलेबंदी कर दी अंग्रेज़ों ने। ये सब क्या है, ये सब क्या है, घटनाक्रम के पॉइंट हैं, समझ रहे हैं आप बात को। फिर क्या हुआ कि नवाब ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। हॉलवेल ने जो बताया था ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना या फुल्टा द्वीप, समझ रहे बात को, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, कड़ियाँ हैं घटनाक्रम की। फिर क्लाइव ने मीर जाफ़र, खादिम खां, मीर कासिम, इन सभी लोगों को अपने साथ में मिला लिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या हुआ, फिर 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई देखने को मिलती है हम लोगों को। तो ये क्या हो गया, हम लोगों को एक घटनाक्रम हो गया। फिर परिणाम, घटनाक्रम के बाद परिणाम क्या हुआ, परिणाम तो देखिए दो प्रकार से परिणाम हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक आर्थिक परिणाम देखने को मिलेगा और एक राजनीतिक परिणाम है, जो कि मैंने नीचे मेंशन भी किया है इस जगह पे। आर्थिक परिणाम में क्या है, जो ये पूरा पैरा लिखा था यहाँ पे, ये चीज़ 24 परगने ज़मीन मुफ्त में मिल गई उनको। ठीक है, और बहुत बड़ी राशि हर्जाने के रूप में मिली, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग किस में लिखेंगे, आर्थिक वाले में। राजनीतिक में क्या है कि मीर जाफ़र को क्या किया अंग्रेज़ों ने या क्लाइव ने, वो नवाब बना दिया था। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक अधिकार तो दे दिया नवाब को और अपने पास दीवानी अधिकार रख लिया, समझे। तो ये हेडिंग बनानी। फिर तीसरी हेडिंग ये कह सकते हो कि क्यों ये लड़ाई में असफल हुआ सिराजुद्दौला या असफलता के कारण, ये ज़्यादा उचित है, असफलता के कारण। ठीक, ये हो गया। तो पहले क्या ध्यान रखना, हेडिंग बनानी है। फिर सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, सेकंड पॉइंट ही हमारा पॉइंट है, पॉइंट्स नोट करने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आंसर राइटिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, होता क्या है कि ये तो चलो क्वेश्चन आसान था, अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों जब डील करेंगे, फिर यूपीएससी वाले क्वेश्चनों पर डील करेंगे, तो तब प्रॉब्लम आती है। तब पॉइंट देखिए, जो मैं पॉइंट बनाने जा रहा हूँ ना, यही आपका प्रीलिम्स फैक्टर भी हो, प्रीलिम्स में भी यही काम आएगा, समझ रहे हैं बात को। कैसे काम आएगा देखो, समझो। पॉइंट्स जैसे अब जो पॉइंट बनाने हैं, अब जैसे यहाँ से मैं कुछ एक दो पॉइंट उठा करके यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो पॉइंट में मेरा पेन कहाँ गया, पहला पॉइंट मैं क्या करता हूँ, कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट तो हम लोगों का यहाँ पर ये आ जाएगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद। ठीक, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड पॉइंट, नवाब बेसिकली सिराजुद्दौला, इसका नाम भी लिख लिया जाए। अभी मैं इस वजह से लिख, अभी देखिए ये तो आपको पता ही चल गया है यार, पता ही होगा, लेकिन जब हम लोग ठीक ठाक प्रश्नों से डील करेंगे तो वहाँ पर हम चीज़ों को भूलेंगे, इस वजह से सिराजुद्दौला इंपॉर्टेंट नाम हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ है कि नवाब जो सिराजुद्दौला है और क्लाइव के बीच में लड़ाई होगी, और सिराजुद्दौला के जो वो हैं सहयोगी हैं, या कह सकते हैं उनका जो सेनापति है, हाँ वही चीज़, जैसे यहाँ पे जो संबंध लिखा था हमने, देखिए यहाँ पर वही चीज़ मैं बताने जा रहा था उस टाइम पर, सहयोगी या सेनापति, क्योंकि इसको मिलाया था मीर जाफ़र को, और मीर जाफ़र जो था वो क्या था, सेनापति था। ठीक है, किनका, सिराजुद्दौला का। तो ये चीज़ मेंशन करनी होगी जब हम लोग यूपीएससी जो डिमांड करती है उसके लेखन में। ठीक है, अभी उस चीज़ को समझेंगे। तो सहयोगियों में मतभेद, मतभेद। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैं क्या निकाल सकता हूँ, दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक नाम लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है, फर्रुखसियार। ठीक, चलो। और फिर क्या होता है, काल कोठरी की घटना, एक काल कोठरी की घटना,
नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि क्लाइव प्लस मीर जाफ़र, मीर कासिम, खादिम खां, ठीक है, मानिक चंद, इन सब लोगों ने क्या कर ली, गुटबंदी कर ली। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है, फिर अब लड़ाई हुई। लड़ाई होने के बाद में क्या हुआ, 24 परगने की ज़मीन मिली, किसको, अंग्रेज़ों को मिली, एक बहुत बड़ी राशि मिली। ठीक है, जो प्रशासनिक अधिकार है वो किसके पास चला गया, मीर जाफ़र को दिया गया, और जो दीवानी अधिकार है वो किसके पास रहा, क्लाइव के पास रहा। तो मैंने क्या किया है कि ऐसे करके एक पॉइंट बना लिया। इस पॉइंट का देखो, अभी जैसे ये देखिए, ये प्रश्न बहुत आसान है, समझ रहे हैं बात को। हम जब धीरे धीरे करके बड़े प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी मेरी। ठीक है, अब ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो आप करना क्या है, मैं हर दिन एक प्रश्न कराऊंगा, समझे। जैसे जैसे वीडियो आता जाए या बहुत से प्रश्न आप ढूंढिए या मैं प्रश्न देता जाऊंगा टाइम टू टाइम। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी मैं बाद में चर्चा करूंगा, वहाँ पे आपको डेली पर डे प्रश्न मिलेगा, उसका उत्तर मिलेगा। आप मैच करिए कि आपका उत्तर कैसा हो रहा है। आप एक कॉपी बनाइए, एक उत्तर लेखन की आप कॉपी बनाइए। पहली चीज़, उत्तर लेखन की कॉपी बनाइए, और एक कॉपी बनाइए माइंड मैप्स की। माइंड मैप्स की एक कॉपी बनाइए। उसमें क्या करिए, जो क्वेश्चन लिखा है स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए आप MIH स्टार्ट की है आपने, ठीक है, MIH आपने पढ़ी, पढ़ने के बाद में उसका आंसर लिखना है। आंसर पहले क्या करिए, जैसे आप स्टार्टिंग के हैं तो जो कहानी आपके दिमाग में वो पूरी लिख डालिए, जैसे भी हमने लिख के दिखाई है। उसके कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए, कुछ हेडिंग सोच लीजिए, कुछ पॉइंट्स निकाल लीजिए। इन पॉइंट को और छोटा करके आप देखिए, हर एक अभ्यर्थी अपने हिसाब से उन पॉइंट्स को छोटा करेगा, समझ रहे हैं आप बात को। तो आप इन सारे पॉइंट्स को जितना ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, उन कॉम्पैक्ट करके उस जगह पर एक जगह पर लिख लीजिए। मैं इसको सिर्फ एक वर्ड में लिख सकता हूँ क्योंकि अभ्यास है, समझ रहे हो। ऐसा ही अभ्यास आपको भी करना है। एक जगह पर मैंने लिख लिया, ऐसी मेरी एक पूरी कॉपी बन जाएगी। उस पूरी कॉपी में पूरी हिस्ट्री होगी मेरी। बस मैं क्या करूँगा, वो पॉइंट देखूँगा, उससे मैं आंसर लिख दूँगा। ठीक है, तो इस वजह से माइंड मैप्स की एक कॉपी बनाइए। कैसे बनेगी, आपने उत्तर लिखा, पूरा उत्तर लिखा, हेडिंग्स निकाली, पॉइंट निकाले, बने रहने दीजिए। ये रफ काम किया, इसी रफ को आप फेयर वाली कॉपी में नोट कर लीजिए। सिंपल, समझ रहे हो बात को। तो एक तो पूरी ये बात हो गई हम लोगों की। ठीक है, हेडिंग भी बना ली हम लोगों ने, पॉइंट्स भी निकाल लिए हैं ठीक ठाक तरीके से। अब कुछ जो पीछे क्वेश्चन हैं उनके भी मैं आंसर करते हुए चलता हूँ। और एक दो बात, जैसे जो प्रश्न नंबर 7 था हम लोगों का यहाँ पर, कि क्या वैसा ही उत्तर लिखा जाना चाहिए जैसा विश्वविद्यालय में। तो भैया विश्वविद्यालय में हम लोग इस प्रकार से उत्तर लिखते हैं, क्योंकि वहाँ मुद्दा होता है कॉपी भरने का। बस इसमें हेडिंग डाल देते हैं बीच में और काम बन जाता है। तो ये विश्वविद्यालय का उत्तर है। तो सीधी सी बात है कि भाई UPSC या PCS की कोई भी परीक्षा ऐसा डिमांड नहीं करती है। ठीक है, क्यों, वो क्या डिमांड करती है कि उनके उत्तर लेखन में क्या होना चाहिए, फ्लो चार्ट होना चाहिए, मैप्स होने चाहिए, डायग्राम होने चाहिए, ग्राफ्स होने चाहिए। अब ये बनाएंगे कैसे, इस बात को भी हम लोग समझते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर आएंगे कि भूमिका कैसे लिखनी है, निष्कर्ष कैसे लिखना है, कहाँ से शुरुआत की जाए। अब देखिए, एक बात समझिए आप बहुत ध्यान से मेरी। पहले मैंने जब ये उत्तर लिखा तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ा कि भूमिका कैसे लिखूं। जैसे ये वाला उत्तर मैंने लिखा है तो इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ा कि भूमिका कैसे लिखूं, निष्कर्ष कैसे लिखना चाहिए, कुछ नहीं सोचा। मेरे दिमाग में जैसे जैसे आता गया मैंने लिखता गया और पूरा आंसर लिख डाला। ठीक है, बॉस इसमें स्टोरी पूरी बना के लिख दी, कह सकते हो प्योर स्टोरी मैंने लिखी है, प्योर स्टोरी। अच्छा, हर सब्जेक्ट में स्टोरी आएगी तो मैं हर सब्जेक्ट में स्टोरी दिखाऊंगा आपको, हर सब्जेक्ट में। बस जुड़े रहिए मेरे साथ में। जो मैं श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ उसको ज़रूर देखो, बहुत हेल्प करेगी आप लोगों की। अब क्या करना है, अब जब नेक्स्ट टर्न आएगा तो मान लीजिए कि ये वाला प्रश्न पढ़ने के बाद में भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई कैसे लिखा जाए, तो आप क्या करिए, अब की बार क्या करिए, नेक्स्ट टर्न में वही आंसर फिर से लिखिए और इन हेडिंगों के अंदर पैक कर दीजिए चीज़ों को। समझ रहे बात को। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं लिख लिया हूँ अच्छी तरीके से, तो इसके बाद का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान से समझो बात को मेरी ध्यान से। ठीक, अब मैं प्रश्न पढ़ूंगा। इससे पहले मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा था, अब मैं प्रश्न को बहुत ध्यान से और सही से समझूंगा। 1757 में प्लासी के युद्ध के लिए उत्तरदायी घटनाक्रमों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। सबसे पहले हमको क्या देना है, प्लासी के युद्ध के लिए, ठीक है, क्या देना है, उत्तरदायी घटनाक्रम।
कि भाई प्लासी का जो युद्ध हुआ है उसका घटनाक्रम क्या है, ठीक है, कौन सा घटनाक्रम उसके लिए उत्तरदायी है, ये तो बताने, लेकिन बताना कैसे बताना है, तो विवरण देना है। क्या करना है, विवरण प्रस्तुत करना है। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो विवरण है इसका मतलब क्या है। ठीक है, पहली चीज़ अभी हम लोग इस बात को भी समझेंगे। फिर साथ ही इसके ऐतिहासिक महत्व की परिचर्चा कीजिए, ऐतिहासिक महत्व देना है और उसकी चर्चा नहीं, क्या करना है, विवेचना करनी है। तो हमारे लिए हमारे इस पूरे प्रश्न में दो बातें निकल के आती हैं। एक, पहली बात क्या करनी है, घटनाक्रम, घटनाक्रम बताना है, और दूसरी क्या बात बतानी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक महत्व को बताना है। ठीक है, दो बातें बतानी। अच्छा, घटनाक्रम जो बताना है उसका विवरण देना है, और जो ऐतिहासिक महत्व है उसकी विवेचना करनी है। ठीक है, तो पहले हम विवरण और विवेचना इन दो शब्दों को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। चलो आ जाओ भाई। देखिए, जब पहला प्रश्न क्या है, विवरण करना है, ठीक है, कि घटनाक्रम का क्या करिए, विवरण दीजिए, विवरण दीजिए। ठीक है, आपसे कहे विवरण दीजिए, या फिर इसी टाइप से और भी जो प्रकार के, इनको ट्रेलेंडर्स वर्ड्स बोलते हैं, या फिर पुछले शब्द कहा जाता है। इन पुछले शब्दों पर यूट्यूब पे दिव्य कीर्ति सर का वीडियो पड़ा हुआ है, फेमस वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगा एक बार उसको ज़रूर देखें। एक बार देख लीजिए, पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे कि किस में क्या लिखना होता है। मैंने भी वही देखा था, मुझे भी वही पता है, मैंने कुछ और नहीं देखा है, वही सब नोट कर लिया था। ठीक है, लेकिन जब आप अभ्यास एक बार हो जाता है तो चीज़ों को आप समझना शुरू कर देते हैं। जैसे विवरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा कि इसमें व्याख्या नहीं करनी होती आपको किसी चीज़ की, व्याख्या नहीं करनी है। तो करना क्या भैया, हमें सिर्फ गिनती करानी चीज़ों की, ऐसे समझो आप, गिनती करानी है। क्या करानी है, गिनती करानी है। अच्छा, गिनती करानी किसकी है, तो प्रश्न क्या था, घटनाक्रमों का विवरण दीजिए, तो गिनती भी किसकी करानी है, घटनाक्रम की गिनती करानी है। तो ये बहुत सिंपल बात है, घटनाक्रम की गिनती हम करा देंगे। सेकंड चीज़ क्या है, विवेचना कीजिए, विवेचना कीजिए आ जाए, या फिर चर्चा कीजिए आ जाए, या फिर विवेचन आ जाए, इस प्रकार से कुछ भी पूछा जाए इसमें से। ठीक है, तो उसका सिंपल मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ खास दिमाग नहीं लगाना, बस जितने पक्ष हैं सारे पक्षों को संक्षेप में समझा दें, सारे पक्षों को संक्षेप में समझा दें। तो हमको देखिए, अच्छा क्या समझाना था, पक्ष में ऐतिहासिक महत्व बताना था, और विवरण में क्या करना है, ऐतिहासिक घटनाक्रम देना। तो प्रश्न समझ में आया आपकी बार। ठीक है, एक बार मैं प्रश्न फिर से दिखाता हूँ आपको। जैसे ये प्रश्न रहा। अब सबसे पहले क्या करना है, प्रश्न को पढ़ना है। 1757 प्लासी के युद्ध के लिए उत्तरदायी घटनाक्रम। तो की पॉइंट क्या मिला, प्लासी के लिए क्या बताना है, पहले उत्तरदायी घटनाक्रम, उनका क्या करना है, विवरण देना, और विवरण का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। फिर ऐतिहासिक महत्व की क्या करनी है, विवेचना करनी है, इसका भी मतलब समझ में आ गया। तो विवेचना विवरण का मतलब भी पता है, बस अब लिखना शुरू करते हैं। अब देखो, जो मैंने क्या किया है कि इधर से मैंने हेडिंग्स को बनाया है, ये जो हेडिंग्स सोची हैं और जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, इन्हीं हेडिंग और पॉइंट्स से ही उत्तर लिखा जाएगा, और ये उत्तर मुख्य परीक्षा की मांग के अनुसार बन जाएगा। कैसे, चलो देखो। ठीक है देखो, इस उत्तर को मैं लिखता हूँ। तो प्रश्न आता है कि भाई भूमिका कैसे लिखें, शुरुआत कहाँ से करें। तो जो पूछा है वहीं शुरुआत कर दो, और कोशिश करो कि भूमिका में उस बात को लिखो जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, या फिर कह सकते हो जो निष्कर्ष में सोच रहे हो उसको यहाँ पे लिखो, कुछ ऐसा। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण बात है भाई, ये युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, यही महत्वपूर्ण बात है, इसको लिख दिया जाए। ठीक है, तो चलो मैं लिखता हूँ। पहले मैं पैराग्राफ में लिखूँगा भूमिका को, तो पैराग्राफ यहाँ से शुरू करना होता है। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध ब्रिटिश कंपनी, उनकी तरफ से कौन था, क्लाइव था,
जो नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, तथा बंगाल के नवाब जो कि युद्ध स्थल पे नहीं पहुंचे थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। ख़त्म कहानी, बस। भूमिका सफिशियंट है। देखिए ये प्रश्न अभी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रश्न के, ये समझ ली सबसे आसान प्रश्न मुझको यही समझ में आया अभी तक की, ठीक है। अब यही प्रश्न से धीरे धीरे प्रश्नों को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे प्रश्न कठिन होंगे। पर डे आपको 2 प्रश्न लिखने हैं, हर हाल में लिखने हैं, चाहे कुछ भी करिए, 2 प्रश्न तो लिखना ही लिखना है। लिखना कैसे है उसका तरीका भी मैं लास्ट में एकदम कंपाइल करके लास्ट में बोल दूंगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, जो उसने पूछा था कि भाई उत्तरदायी घटनाक्रमों का विवरण देना है। विवरण का मतलब क्या, गिनती करानी, करा दो गिनती हेडिंग डाल के। तो उत्तरदायी घटनाक्रमों का विवरण, ठीक है। कुछ इस टाइप से बना दो और कुछ इस टाइप से ऐसे करके खींच लो, ठीक है। इसी को कहते हैं फ्लो चार्ट। जो आप लोग पूछ रहे थे कि फ्लो चार्ट कैसे होगा, डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये मेरी भूमिका हो गई, इंट्रो हो गया, ये क्या है, बॉडी पार्ट, ठीक है। अब बॉडी पार्ट कैसे फ्लो चार्ट में आएगा, तो देखो आना शुरू हो गया, ठीक है। अब जो उधर मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं और ये जो हेडिंग्स है, इसी का यूज मुझे यहाँ करना है। पहली हेडिंग का मैंने यूज किया, ठीक है। क्या, कारण घटनाक्रम को मैं यहीं फिट करूँगा। कारण क्या है उसको देखो, घटनाक्रम यहीं पर देखते जाओ। तो क्या कारण था भाई कि सेकंड कॉर्नेटिक वॉर जीते थे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों से विजय प्राप्ति, ठीक है, विजय प्राप्ति के उपरांत उनमें काफ़ी उत्साह था। ख़त्म। यही बात पीछे लिखी थी, यही बात यहाँ पर भी लिखी, लेकिन ये क्या हो गया, पैराग्राफ ना होकर के वो हो गया, कह सकते हो पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट को और भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन प्रश्न आप देख रहे हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तरदायी घटनाक्रम, और घटनाक्रम कितने लिखेंगे, 2-4 घटनाक्रम, इस वजह से ये बड़ा हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चनों को समझेंगे धीरे धीरे करके, उस हिसाब से ये चीज़ें भी सॉल्व होती चली जाएंगी हम लोगों की, ठीक है। सेकंड बात, बंगाल के नवाब अब हमने नवाब का नाम यहाँ पे दे ही रखा है सिराजुद्दौला, तो मुझे बार बार लिखने का जरूरत नहीं, तो मैं बंगाल के नवाब लिख के काम चलाऊँगा। बंगाल के नवाब का उनके सहयोगियों एवं सेनापति, जिसका नाम क्या था, मीर जाफ़र, उनके सहयोगियों एवं सेनापति मीर जाफ़र में मतभेद, नेक्स्ट पॉइंट कह सकते हो कि अंग्रेज़ों द्वारा मनमाने तरीके से वर्ष 1917 में फ़र्रुखसियर द्वारा दिया गया
दस्तक का दुरुपयोग। दस्तक का दुरुपयोग, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, किलेबंदी होगी। अंग्रेज़ों कलकत्ता में किलेबंदी की, और हुई किसके वजह से थी हम लोगों को पता ही है अब। ठीक है, किलेबंदी, और कह सकते हो सिराजुद्दौला के न्याय के विरुद्ध। सिराजुद्दौला के न्याय के विरुद्ध। ठीक है, ये बात हो गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कालकोठरी वाली घटना को लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिराजुद्दौला द्वारा काल कोठरी की घटना को अंजाम देना, ये किसके द्वारा बात कही गई है, हॉलवेल के द्वारा। ठीक है, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण दिखता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं लिखेंगे हम लोग, उस चीज़ को लिखने से बचेंगे। और अंतिम बिंदु क्या है कि भाई क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव द्वारा नवाब के सेनापति मीर जाफर एवं अन्य सहयोगी, उन सहयोगियों का नाम जरूर दीजिए क्योंकि वो ज़रूरी बात है हम लोगों के लिए। जैसे, क्योंकि फैक्ट जितना आ जाए वो बात ठीक है, समझ रहे हो बात को। जैसे मीर कासिम, मानिक चंद, खादिम खां इत्यादि, ठीक है, तो ये बात हो गई। बस इसके बाद क्या कहेंगे, लिखेंगे हम लोग कि इसी पृष्ठभूमि में कह सकते हो प्लासी की लड़ाई को देखा जा सकता है। इसी पृष्ठभूमि में प्लासी की लड़ाई को देखा जा सकता है। ठीक है, और उस बात को लिखने का नहीं वो है कि नवाब की अधिकतर सेना रणस्थल पर मौजूद नहीं हुई। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना था, विवरण देना था। हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट वाइज पूरा विवरण दे दिया है। ये देखिए आप ध्यान से, पूरा पॉइंट वाइज विवरण हो गया है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा सही तरीके से करेंगे। फिर क्या करना है, ऐतिहासिक महत्व करना है। तो अब वाली हेडिंग डालेंगे हम लोग, ऐतिहासिक महत्व, और इसका पक्ष में चर्चा करनी है ऐतिहासिक महत्व के। क्यों, क्योंकि हमको इसकी विवेचना करनी है। ऐतिहासिक महत्व, ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये दो प्रकार से है, एक आर्थिक और एक राजनीतिक। ठीक है, बस यही डायग्राम है। अब देखिए आप, डायग्राम ऑटोमेटिक बन रहे हैं। आर्थिक में हम किस बिंदु को लिखेंगे कि एक, अब देखिए वही पॉइंट मैं यहाँ पे चिपका दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी राशि हर्जाने के रूप में। ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट, 24 परगने ज़मीन पर
कर मुक्त, ज़मीन पर कर मुक्त व्यापार का अधिकार। ठीक है, एक और पॉइंट कह सकते हो, कंपनी के कर्मचारियों को, वही दस्तक वाला, कर मुक्त व्यापार, कर मुक्त, कर मुक्त, मुक्त नहीं, कर मुक्त व्यापार, निजी व्यापार कह सकते हो, कर मुक्त निजी व्यापार करने की छूट, करने की छूट, समझ गए बात को, करने की छूट दी गई। राजनीतिक में क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट तो वही कि भाई जो प्रशासनिक अधिकार है वो किसे दिया गया, नवाब मीर जाफ़र को बनाया गया। और जो दीवानी अधिकार था ये क्लाइव के पास आया। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ गया, राजनीतिक वाले पॉइंट में हमने इस चीज़ को डाल दिया। ठीक है, राजनीतिक में हम ये भी डाल सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति के रूप में पहचान बनी, या फिर इस पॉइंट को डालना ज़्यादा उचित रहेगा, बंगाल के समृद्ध राजस्व राजस्व ने उन्हें मजबूत सेना गठित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ऐतिहासिक महत्व की कुछ बात हो गई। अब अंतिम बिंदु में हेडिंग ये डाल सकते हो कि असफलता के कारण। देखिए, बहुत ज़्यादा हेडिंग भी नहीं रखनी है, अब असफलता का कारण ऐसा नहीं कि बहुत एक्सप्लेन करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, उसी तरीके से पॉइंट वाइज बना करके लिख देंगे। तो जब से सबसे पहले क्या लिखते हैं, अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व, आधुनिक सेना अंग्रेजों के पास सैनिक पिछड़ापन, बेसिकली नवाब के पास, और अंतिम बिंदु राजनीतिक एकता में कमी। नवाब की अयोग्यता, ऐसा भी पॉइंट हम लिख ही सकते हैं, जैसे जगह है नवाब की अयोग्यता। ठीक है, अब बात आती है अंतिम बिंदु की, निष्कर्ष क्या रहेगा। तो निष्कर्ष में मैं एक लाइन डाल दूंगा कि जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व, तो नहीं, प्लासी के युद्ध का सामरिक महत्व तो नहीं, किंतु कुछ इतिहासकारों के अनुसार, इसने एक युग की, बस इस बात को बढ़िया रखना है, इसने एक युग की समाप्ति तथा एक नए युग को जन्म दिया, एक नए युग को प्रारंभ किया।
प्रारंभ के, ध्यान दीजिए मैंने इधर लिख दिया है, आपको इधर नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। इस मार्जिन के इधर कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। तो अब आप इस प्रश्न को देखिए एक बार, ठीक है। ये प्रश्न मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा, बढ़िया से छोटा सा इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन के अंदर अंदर मैंने डायग्राम फ्लो चार्ट के अंदर सारी बातों को समझाया। यही बातें मैंने वहाँ पे क्या लिखी थी, पैराग्राफ में लिखी थी, यहाँ पे क्या किया, फ्लो चार्ट में लिख दिया सारी बातों को, ठीक है। डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज किया, फ्लो चार्ट और एक निष्कर्ष। इसी टाइप से आंसर लिखना है। और मैं क्या करूँगा कि पर डे इस टाइप से आंसर लिख के लाऊंगा, बहुत से आंसर लिखूँगा इसे, ठीक, और अपलोड करूँगा। और आप अगर वो आंसर, मैं क्वेश्चन आप पहले देखिएगा, आंसर को लिखने की कोशिश करिएगा, लिख पाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना फिर पहले आप क्या करिए, पहले पूरा लिख डालिए, पूरा लिख डालिए, कुछ हेडिंग्स निकालिए, कुछ पॉइंट्स निकालिए, फिर इस टाइप से लिखने की कोशिश करिए। वन ऑफ द बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। इससे आपका 2 चीज़ों का फ़ायदा, देखिए क्या क्या फ़ायदा है, आप इस बात को समझिए। जब आप ये लिखते हैं तो आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होता है। पहले आप इसको रफ कीजिए, फेयर में इसको बहुत छोटा सा नोट कर लीजिए, समझ रहे हैं। इस टाइप से आपकी पूरी नोट्स बन जाएगी, और वही नोट्स एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके मुट्ठी में होंगे, आपके तैयार होंगे। और यही सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स में भी काम आने वाली, यही तो प्रीलिम्स में काम आता है, और क्या काम आता है। बुक पढ़नी होती, बुक पढ़िए पढ़िए। अंतिम में मैं बस यही कहूँगा कि सारे ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर पूरा पूरा बहुत सही तरीके से एग्ज़ाम जोन टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे मिल जाएगा। वहीं पे आज का क्वेश्चन भी मिलेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं कह भी सकता हूँ कि आप किस बात तक सहमत हैं कि प्लासी का युद्ध एक सैनिक युद्ध नहीं था। ये भी एक प्रश्न बनाया जा सकता है। ऐसे बक्सर युद्ध पे प्रश्न बनाया जा सकता है। तो क्या करिए, जैसे मान लीजिए आप MIH पढ़ रहे हैं, ठीक है, या पॉलिटी पढ़ रहे हैं, या आपने जो भी शुरू किया है वो पढ़ रहे हैं, तो MIH जो टॉपिक पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद में पूरा उसी को पैराग्राफ में लिख डाला, फिर क्या किया, कुछ हेडिंग्स निकाली, कुछ पॉइंट्स निकाले, उन पॉइंट्स को फिर उसको डायग्राम फेज में लाइए, ऑटोमेटिक आने लगेंगे। अब बात आती है प्रश्न की, तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत से प्रश्नों को क्लियर कर दिया होगा कि कुछ उत्तर कैसे लिखा जाए। तो भैया अच्छा उत्तर वैसे लिखा जाए, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके। भूमिका कहाँ से ली जाए, तो भूमिका जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हो उसको लिखिए। देखिए ये एक साइकिल की तरह है आंसर उत्तर लेखन, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। अभ्यास करिए, बहुत अभ्यास करिए। मैं इतना अभ्यास कराने के लिए तैयार हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लाने के लिए तैयार हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा भी। उसका खूब सारा अभ्यास करिए और आपकी भूमिका और निष्कर्ष आप लिखना सीख जाएंगे। डायग्राम कैसे बनाना है आप समझ गए। मैंने पहले पूरा लिख के दिखाया, फिर मैंने उसको डायग्राम में भी लिख करके दिखाया है, ठीक है। मैप्स भी मैं दिखाऊँगा जब IR या फिर कह सकते हो ज्योग्राफी के क्वेश्चन कराऊँगा, वहाँ मैप्स और डायग्राम जो होता है वो आपका आर्ट एंड कल्चर में भी देखने को मिलेगा। प्रश्न पढ़कर समझ ही नहीं पाते हैं तो अब समझना भी आप धीरे धीरे समझ पाए होंगे कि हाँ भाई प्रश्न समझ में भी आ रहा है धीरे धीरे आपको, ठीक है, समझ रहे बात को। तो जैसे कि मैंने बताया कि विवेचना और विवरण का क्या मतलब है, तो उस चीज़ के लिए आप दिव्य कीर्ति सर का वीडियो ज़रूर देखें, बहुत ज़रूरी है वो। प्रश्न लिखने बैठते हैं 2 लाइनें, हाँ, तो ये क्या है कि भाई करो, करने से काम बनेगा, ठीक है। आप सोचोगे कि कैसे लिखें, क्या करें, तो पहले लिख डालो, उसके बाद में सोचो। उत्तर बस लिखो, पूरा पैराग्राफ में लिखते चले जाओ, फिर उससे पॉइंट निकालो, फिर सोचो कि इसका डायग्राम कैसे बनाएं, क्या कैसे बनाएं। समझ रहे बात को। क्या विश्वविद्यालय पर लिखना चाहिए, तो देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विश्वविद्यालय, तो मैंने बता दिया कि विश्वविद्यालय में लोग कैसे लिखते थे, पूरा पैराग्राफ में, चूँकि यहाँ नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ भाई वैसी ही कॉपी में लिखना चाहिए जैसा मुख्य परीक्षा मुक्ति। छाप देते थे तो इसका क्या होता था, क्योंकि इतने बार पढ़ लेते थे तो वो रट जाता था, समझे। रटा हुआ काम नहीं आएगा हम लोगों का। पढ़िए, पॉइंट्स निकालिए, उस पॉइंट्स को लिख लीजिए, उन पॉइंट्स से सोच कर उत्तर बनेगा। समझ रहे बात को। 150 से 250, देखिए कोई शब्द गिनता नहीं है, समझ रहे बात को। शब्द सीमा कोई गिनेगा नहीं बैठ के। आपका 150 से ज़्यादा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, 150 से कम भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, बस पूरी बात कह दी आपने, दैट्स इट, काम खत्म, ठीक है। ऐसा क्या लिख दे परीक्षा क्वेश्चन पढ़े, देखिए जो चेक करेगा, सीधी सी बात है कि वो इतनी सारी कॉपियाँ चेक करते हैं, समझ रहे बात को। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे इस चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा, समझ रहे बात को। जैसे डायग्राम बनाया, मैप बनाया, तो उसमें नंबर ज़्यादा मिलेंगे। भाई उछल पढ़ने का मतलब क्या, नंबर आपको ज़्यादा मिले। नंबर आपको तभी ज़्यादा मिलेंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे सही तरीके से, समझ रहे बात को। और सुंदर व स्पष्ट लेखन लिखना चाहिए, तो मैं बिल्कुल कहूँगा बिल्कुल सुंदर व स्पष्ट लिखने की कोशिश करिए,
ठीक है। क्वेश्चन, आज का जो क्वेश्चन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल हम फिर मौजूद होंगे एक नए उत्तर के साथ में। धन्यवाद।